जो बिल वो ला रहे हैं, जब आप फुल मेजोरिटी में थे या सत्ता में थे या आपका सीएम जब था, तब आप लोगों ने शराबबंदी नहीं की, तब आपने कॉलोनीज रेगुलराइज नहीं की। अब क्या मकसद है? अब 3 एमएलए हैं आपके और आप बिल ला रहे हो कि वो काम जो आप खुद नहीं करे जब आप पावर में थे, आज आप अपोजिशन में आप चाहते हो कि वो काम सत्ता में जो लोग बैठे हैं वो करके देंगे। इनके पास मेजॉरिटी है ना, तो ये कर सकते हैं ना, अगर चाहे तो कर सकते हैं। और अगर ये आपकी बात क्यों मानेंगे? वो आपकी बात क्यों? आपके एमएलए की बात लोग मॉनिटर कर रहे हैं ना। देखिए अवाम के साथ जो इन्होंने वादे किए, जो ये बिलें ला रहे हैं, सियासत तो आपके एमएलए भी कर रहे हैं ना। वही मैं कह रहा हूँ, सियासत आपके एमएलए भी कर रहे हैं ना। देखिए प्लेटफॉर्म ही सियासी है ना, सियासी मतलब आप मानते हो कि आपके लोग भी सियासत करते हैं? आप भी अगर असेंबली में आते आपने भी सियासत ही करनी थी। आपके हाथों में कुछ होना नहीं था, आपके कंगन का कुछ बनना नहीं था। देखिए हम लोगों को सच बोलते, हम लोगों को, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं, इट वाज श्योर के जमात अली इलेक्शन जीत रहा है, तो मेरे ही इलाके में एक रोड का डिस्प्यूट हो गया। मेरे पास वो लोग आए कि साहब वोट आपके हैं, मेरे रिश्तेदार हैं वो लोग, आप इतना कह दो कि ये रोड इधर से शुरू नहीं होगा, इधर से होगा। मैंने कहा अगर मैं एमएलए बन गया तो मैं जहां से ये सैंक्शनड है वहां से तो आएगा, लेकिन इधर से मैं शुरू करूंगा अगर बन गया। अगर नहीं बन गया मैं झूठा वादा नहीं कर सकता हूँ। उन्होंने कहा नहीं आप करो, मैंने कहा मैं नहीं कर सकता हूँ, कहा हम वोट नहीं देंगे, मैंने झूठा वादा नहीं किया। उन्होंने एनसी को वोट दिए, अब गए एनसी के पास, तो अब वो क्या बनवाएंगे क्या नहीं बनवाएंगे वो खुद वो देख रहे। लेकिन मैंने उस वक्त मैं चाहता हाँ जी ठीक है मैं ऐसा ही करूंगा, तो वो ऐसा ना हो पाया। दुनिया भर में वो मुझे कहते थे कुछ इसने झूठ बोल के हमसे वोट लेके ये चीज कर नहीं पाया, क्योंकि वहाँ पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व था। जो 3 एमएलए और जीते उन्होंने झूठ बोला होगा? मैं नहीं कह रहा हूँ उन्होंने झूठ बोला, वो सही पब्लिक नुमाइंदे के लिए झूठ तो बोलना पड़ता है ना। नहीं उनका देखिए, आप ये कह रहे हैं? मैं ये नहीं, उन्होंने झूठ नहीं बोला, झूठ बोला नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों ने, जो चीज पब्लिक में लेके आए जीतने के लिए झूठ बोलना पड़ता है। मैं देखिए आप ये कह रहे हैं मैं ये झूठ नहीं बोला इसलिए आप जीते। मैं ये कह रहा हूँ मैंने डेलीवेजर से वादा किया था, मैंने उनसे वादा किया था, इनसे वादा किया था, अगर मैं एमएलए बन गया मैं ये करूंगा। अब जो मैं बना ही नहीं, मैं जब बना ही नहीं, इसी तरीके से जो मेरी पार्टी का ये वादा किया था कि डेलीवेजन को आप पक्का करेंगे, अगर आप कोशिश करेंगे, असली में शोर उठाएंगे, रास्ता दिखाएंगे, इनको कमेटी बनवाएंगे, बताएंगे रास्ता कैसे है, क्योंकि आई एम रिटायर्ड चीफ अकाउंट्स अफसर, मुझे पता है ये लोग कैसे रेगुलाइज होंगे, तो रास्ते बताते हैं उनको। ये थोड़ा मैं असेंबली में आकर मैं ऑर्डर कर देता। पीडीपी सीनियर नेता जमात अली शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कंगन से इन्होंने इलेक्शन भी लड़ा था, जहां से अभी मियां मेहर अली साहब जो हैं असेंबली में पूछते हैं, बात करेंगे। शाहीन साहब कैसे देखते हैं मियां मेहर अली जो अभी असेंबली में बात रख रहे हैं कंगन की? क्या कंगन की पूरी तरह से नुमाइंदगी हो रही है असेंबली में? पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने टाइम निकाला और मेरे से मुलाकात करने के लिए आप आए और बात करने के लिए आप आए। तो जहां तक कंगन कॉन्स्टिट्यूंसी और कंगन कॉन्स्टिट्यूंसी के मसाइल का ताल्लुक है, अगर उनके हवाले से देखा जाए तो असेंबली में उस तरह की रिप्रेजेंटेशन या उस तरह की डिज़ायर, उस तरह की रिक्वायरमेंट नहीं है जिस तरीके से होनी चाहिए। लेकिन उसके लिए मैं मियां मेहर अली को जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा, क्योंकि वो पहली बार असेंबली में इलेक्शन जीत के आए हैं। आपने भी तो पहली बार ही जाना था। अब शायद मैं उनसे बेहतर डिलीवर कर सकता बिकॉज ऑफ 2 थिंग्स, क्योंकि आप इतने सीनियर हो फिर भी आप उस तरह से नहीं जीत करके आ पाए, असेंबली तक नहीं पहुंच पाए जिस तरह से मियां मेहर अली, एक जवान युवा जो अभी असेंबली में है। बहुत अच्छा सवाल है आपका। बुनियादी तौर सियासी पास्ट मेरा कोई नहीं है, माजी में मेरी सियासी कोई एक्टिविटी नहीं है। मेरा कोई सियासत में आने का या इलेक्शन लड़ने का बिल्कुल ना प्रोग्राम था और ना कोई एक्सपीरियंस था। जस्ट जब कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व हुई तो वहाँ क्राइसिस हो गई कॉन्फ्रेंस में रिजर्व होने के लिए, और उसके बाद जो वहाँ पे ये मियाँ साहब का ख़ानदान है, पिछले 70 साल से यही लोग, चौथी पीढ़ी है इनकी। मियाँ मेहर अली साहब 4 जनरेशन है जो एमएलए बने, तो इनका इलाके पर एक असर है, इनकी एक वो पकड़ है, इनकी पहुँच है। तो उस लिहाज से वो जीत के आ गए और बहुत कम मार्जिन से मैं हारा। मैंने आपसे अर्ज की कि मेरा कोई सियासी कितने वोट नहीं है, मुझे 26,100 कुछ पड़े। अभी कुछ और भी वो इसके जो ये हैं एम्प्लॉइज के वो उसमें ऐड करके तो कोई 26,000 प्लस गए हैं। तो आपको मतलब दूसरे नंबर पे आया? मैं दूसरे नंबर पर आया, यानी कि अगर 1506 वोट मुझे और पड़े होते तो मैं कामयाब नहीं होते। हाँ। पीडीपी को इस बार इतना बड़ा धक्का क्यों लगा? मतलब सीधा ही 28 से 3 पे आ गए।
पहले मैं आपका पहला सवाल का जवाब देता हूँ ना। आपने कहा आप मेहर जी से कैसे बेटर डिलीवर कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस, नॉट पॉलिटिकल एक्सपीरियंस। क्योंकि मैं एज अ चीफ अकाउंट्स ऑफिसर रिटायर हुआ हूँ, तो मैं बहुत अच्छी प्लानिंग करना भी जानता हूँ। मैं अवार्ड ही रहा हूँ अपने डिपार्टमेंट में, शुक्र परदिगार का फाइनेंस में मेरा बड़ा हाई प्रोफाइल रहा है। तो मैं प्लानिंग भी बहुत अच्छी जानता हूँ, मैं फाइनेंस भी बहुत अच्छा जानता हूँ, इसलिए मैं शायद बेटर ट्रैकिंग कर सकता अपने प्रोजेक्टों की या अपनी डिमांड्स की जो हम रखता। तो मेरे अली साहब तो साहबजादे हैं, शहजादे हैं, उनका एक अपना स्टाइल है और अभी तजुर्बा नहीं है, वे भी फ्यूचर में अच्छा डिलीवर करें। हो गया उसका जवाब। अब यहाँ क्या पूछा था आपने मुझे कि पीडीपी का मामला क्यों हुआ? बहुत दिलचस्प सवाल है आपका और अच्छा सवाल है। तो मैं जहाँ तक अपनी अर्ज करूँ, हमारे गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में अभी जो हालिया पार्लियामेंट इलेक्शन हुए उसमें पीडीपी सीरियल 2 पर रही, ठीक, जो वोट पड़े उसके हिसाब से। एक तो जब मैंने फैसला लिया लोगों की डिजायर पर, मैं खुद इलेक्शन नहीं लड़ा, ना मेरा कोई पास था, लोगों ने मुझे खींच के लाया। और हमारे कायल जो कंगन के हीरो हैं पीडीपी के, हर दिल अजीज हीरो बशीर मीर साहब, फिर उनसे जब मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा जी नहीं आप लड़िए, यहाँ पे आपकी हमें ज़रूरत है। अगर आपका पास जो एज सोशल एक्टिविस्ट रहा है, बड़े बड़े काम किए लोगों के, तो कहा कि उसको मद्देनजर रखते हुए आप डिलीवर कर सकते हैं। एक थोड़ा सा अल्लाह का करम है कि इम्प्रेशन है, नॉट ओनली इन डिस्ट्रिक्ट गांधरबल और इन कंगन, आई एम नोन इन JNK एज वेल। पुनर्जोरी के लोग भी हमें अच्छे तरीके से जानते हैं, कुछ थोड़ा सा पस मंजर है, बैकग्राउंड ऐसा है, बट नॉट एज अ पॉलिटिशियन। इस पहाड़ी काज के लिए भी हमने बड़ा काम किया है। तो उस लिहाज से उसने कहा आप यहाँ जीत सकते हैं इलेक्शन। फिर जब हमने सर्वे किया तो लोगों ने बड़ा वेलकम किया, बहुत वेलकम किया, तो हम जंप कर बैठे। हालांकि इनके खिलाफ लड़ना कोई इतना आम भी नहीं था, लेकिन हमने लड़के देखा कोई इतना खास भी नहीं है। 1000-1500 के बारिश से हम हार गए, लेकिन वो जो एक माहौल बना है, एक एटमॉस्फेयर क्रिएट है, तूफान है, कोई जरूरत नहीं करेगा, कोई बोल नहीं सकता इनके खिलाफ, कोई बात नहीं कर सकता इनके खिलाफ। दैट इज नॉट द केस। मैंने 387 कितने वोट है मुझे ज़बानी याद नहीं, इनके घर से निकाले, इनके ऊपर उस पोलिंग बूथ से जहाँ के ये हैं, समझे। मेरे घर से भी वो वोट ले गए, मेरे इलाके से भी वो वोट ले गए। तो ये जंग रही हमारी, बल्कि हमारे 50-50 हुए, 4186 वोट पड़े, 2 में ले गए, 2 वो ले गए। हमारी बड़ी नेक टू नेक फाइट रही। और फिर उनके सामने 70 साल इक़्तिदार वालों के, जिनकी 4 पीढ़ियां हुकूमत में है, उनके साथ लड़ना था। हो गया ये मामला। पीडीपी का ये था कि उनको सेटबैक लगा, 12-18 सीटें वो आराम से जीत सकते थे। वो इसलिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो इलेक्शन मैनिफेस्टो था वो बहुत शानदार था, जिसमें उन्होंने 370 की बात की थी, 35 की बात की थी। हालांकि फारूक साहब ने एक ज़माने में ये खुद स्टेटमेंट दिया था, उमर साहब ने, सॉरी, कि मैं इस सफोकेशन में इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, यूटी में मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, ये आप सब लोगों को पता है। लेकिन फिर जब वो लड़े तो लोगों को ये था कि शायद उमर साहब अच्छा डिलीवर करेंगे। अगर इसने 370-35A रेस्टोर करवाने की कोशिश करने की बात की है इलेक्शन मैनिफेस्टो में, तो ही विल डिलीवर, ही विल डू इट। इसने कहा मैं 1,00,000 मुलाजिम लगाऊंगा हर साल, ही विल डू इट। इसने कहा मैं फ्री बिजली दूंगा 200 यूनिट, ये करेगा। इसने कहा मैं 12 वो दूंगा गैस सिलेंडर, ये करेगा। इसने कहा वो जो सोशल वेलफेयर वाले 1000 रुपया मंथली बेवाओं को देते हैं, उसको मैं 1000 का 4 करूंगा या 2 करूंगा, ये करेगा। हैं 3500 करूंगा, वो ये करेगा। ये डेलीवेजरों के मसाइल हल करेगा, कैजुअल लेबर्स के मसाइल हल करेगा, जो उन्होंने इलेक्शन में वादे किए थे। तो लोगों को ये पता था उमर साहब विल डिलीवर इट, ये कर देगा। और जो हायर हायरार्की की बात है, जनरल कौम की बात है, वो ये कह रहे थे 370-35 से लाएगा। वो तो अब जीत गए ना, वो तो सत्ता में है, 4-5 महीने हो चुके हैं। आप बात सुनिए ना, अब आपने सवाल किया, आपने जवाब मेरा पूरा सुनिए, फिर इतना फिर लंबा हो जाएगा ना, ज्यादा लंबा वही कर रहा हूँ ना मैं। आपने पूछा क्यों जीते, ये जीते तो आप भी थे, सीएम आपके भी रहे। इन जो मैनिफेस्टो, इलेक्शन मैनिफेस्टो था, वो दैट वाज पब्लिक फ्रेंडली, इसलिए लोगों ने पूरा एतमाद किया इनको। लेकिन जब वो सत्ता में आ गए, चीफ मिनिस्टर बने, उन्होंने हर एक चीज से यू टर्न ले लिया। तो आज हालात देखिए क्या होगी, यू टर्न ले लिया ना, अब यू टर्न लिया उन्होंने। तो इसलिए वरना लोगों ने तो इनको पूरा मैंडेट दिया था। पीडीपी के जो एमएलए अभी वहीद परा जो बिल ला रहे हैं, या आपके फयाज मीर साहब जो बिल ला रहे हैं, ये क्या मतलब दिखाना चाहते हैं, सियासत करना चाहते हैं? क्योंकि 3 एमएलए सारे हैं, सपोर्ट उनके बिल को किसी ने करना नहीं है, बिल लाने का मकसद क्या है? देखिए वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है,
उनकी जितनी अपनी जान है, जितनी कोशिश है वो करेंगे। अब आगे चलती कहाँ तक है, कहाँ तक नहीं चलती है, वो कहानी अलग है। नहीं, जो बिल वो ला रहे हैं, जब आप फुल मेजोरिटी में थे या सत्ता में थे या आपका सीएम जब था, तब आप लोगों ने शराबबंदी नहीं की, तब आपने कॉलोनीज रेगुलराइज नहीं की। अब क्या मकसद है? अब 3 एमएलए हैं आपके और आप बिल ला रहे हो कि वो काम जो आप खुद नहीं करे जब आप पावर में थे, आज आप अपोजिशन में आप चाहते हो कि वो काम सत्ता में जो लोग बैठे हैं वो करके इनके पास मेजोरिटी है ना, तो ये कर सकते हैं ना, अगर चाहे तो कर सकते हैं। और अगर ये आपकी बात क्यों मानेंगे? वो आपकी बात क्यों? आपके एमएलए की बात लोग मॉनिटर कर रहे हैं ना। देखिए अवाम के साथ जो इन्होंने वादे किए, जो ये बिलें ला रहे हैं, सियासत तो आपके एमएलए भी कर रहे हैं ना। वही मैं कह रहा हूँ, सियासत आपके एमएलए भी कर रहे हैं ना। देखिए प्लेटफॉर्म ही सियासी है ना, सियासी मतलब आप मानते हो कि आपके लोग भी सियासत करते हैं? आप भी अगर असेंबली में आते आपने भी सियासत ही करनी थी, आपके हाथों में कुछ होना नहीं था, आपके कंगन का कुछ बनना नहीं था। देखिए हम लोगों को सच बोलते, हम लोगों को, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं, इट वाज श्योर के जमात अली इलेक्शन जीत रहा है, तो मेरे ही इलाके में एक रोड का डिस्प्यूट हो गया। मेरे पास वो लोग आए कि साहब वोट आपके हैं, मेरे रिश्तेदार हैं वो लोग, आप इतना कह दो कि ये रोड इधर से शुरू नहीं होगा, इधर से होगा। मैंने कहा अगर मैं एमएलए बन गया तो मैं जहां से ये सैंक्शनड है वहां से तो आएगा, लेकिन इधर से मैं शुरू करूंगा अगर बन गया। अगर नहीं बन गया मैं झूठा वादा नहीं कर सकता हूँ। उन्होंने कहा नहीं आप करो, मैंने कहा मैं नहीं कर सकता हूँ, कहा हम वोट नहीं देंगे, मैंने झूठा वादा नहीं किया। उन्होंने एनसी को वोट दिए, अब गए एनसी के पास, तो अब वो क्या बनवाएंगे क्या नहीं बनवाएंगे वो खुद वो देख रहे। लेकिन मैंने उस वक्त मैं चाहता हाँ जी ठीक है मैं ऐसा ही करूंगा, तो वो ऐसा ना हो पाया। दुनिया भर में वो मुझे कहते थे जी इसने झूठ बोल के हमसे वोट लेके ये चीज कर नहीं पाया, क्योंकि वहाँ पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व था। जो 3 एमएलए और जीते उन्होंने झूठ बोला होगा? मैं नहीं कह रहा हूँ उन्होंने झूठ बोला, वो सही पब्लिक नुमाइंदे के लिए झूठ तो बोलना पड़ता है ना। नहीं उनका देखिए, आप ये कह रहे हैं, मैं ये नहीं, उन्होंने झूठ नहीं बोला, झूठ बोला नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों ने, जो चीज पब्लिक में लेके आए जीतने के लिए झूठ बोलना पड़ता है। मैं देखिए आप ये कह रहे हैं, मैं ये झूठ नहीं बोला इसलिए आप जीते। मैं ये कह रहा हूँ मैंने डेलीवेजरू से वादा किया था, मैंने उनसे वादा किया था, इनसे वादा किया था, अगर मैं एमएलए बन गया मैं ये करूंगा। अब जो मैं बना ही नहीं, मैं जब बना ही नहीं, इसी तरीके से जो मेरी पार्टी का ये वादा किया था कि डेलीवेजन को आप पक्का करेंगे, अगर आप कोशिश करेंगे, असेंबली में शोर उठाएंगे, रास्ता दिखाएंगे, इनको कमेटी बनवाएंगे, बताएंगे रास्ता कैसे है, क्योंकि आई एम रिटायर्ड चीफ अकाउंट्स अफसर, मुझे पता है ये लोग कैसे रेगुलाइज होंगे, तो रास्ते बताते हैं उनको। ये थोड़ा मैं असेंबली में आकर मैं ऑर्डर कर देता, लेकिन असेंबली में आप कोई एप्लीकेशन लेके प्रोसेस करवाते हैं ना, कोई सिस्टम बताते हैं इनको। मेरे पार्टी के जो एमएलए हैं, आप कह रहे हैं असेंबली में उनकी सत्ता नहीं है, बात नहीं चलेगी। लोगों को तो पता है वो बेचारे वहां कैसे तनख्वाह लड़ रहे हैं, ये तो वो तो बेचारे जाद कर रहे हैं असेंबली में, जहाद कर रहे हैं। और क्या लोगों की बात है, ये लोग जब पावर में थे तब जहाद नहीं किया, लेकिन जब आप अपोजिशन में आए आप जहाद करेंगे। इनमें कौन था पावर में? जो 3 आज हमारे एमएलए वहां हैं, बात ही नहीं है, बात पीडीपी की है। नहीं वो बात पीडीपी की है, पीडीपी के एमएलए है ना वो। देखिए पीडीपी के एमएलए, अब इसका क्या मतलब? जो पहले असेंबली में थे पीडीपी के, वो लोग काम नहीं करते थे। अगर आप देखिए जितना टाइम पीडीपी के पास सरकार थी, आप 47 से 2002 तक कैलकुलेट कर लीजिए, बड़े बड़े डिसीजंस 47 से 2002 तक बड़े बड़े डिसीजंस क्या किए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, क्या किया सरकार ने, क्या सरकार बनानी थी, ये डिसीजन भी पीडीपी का था। मेरी बात सुनिए, ये डिसीजन भी बीजेपी को आप पहले तो छोड़ो ना, आप ये स्टेट में क्यों, उसको क्यों छोड़ना है? जिसकी आप जिसको लेकर के आप यूटी की बात कर रहे हैं, सरकार कुछ कर रही है। आस्किंग मी अबाउट द रोल ऑफ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी एज ऑफ नाउ। मैं वो ये कह रहा हूं कि 2002 तक ये मानते हैं पीडीपी ने भाजपा के साथ सरकार बना करके गलती की है? नो, बिल्कुल गलती नहीं की, बिल्कुल गलती नहीं की। उस वक्त उन्होंने सही किया था, क्योंकि कश्मीर का मैंडेट पीडीपी को मिला था। ये मेरी सोच है, ये मेरी पार्टी की नहीं हो सकती है। तो जम्मू का मैंडेट बीजेपी को मिला, इस बार भी तो जम्मू का मैंडेट बीजेपी को मिला। ये मेरी पार्टी, एनसीपी बीजेपी के साथ सरकार, ये मेरी पार्टी का जवाब नहीं, ये मेरा जाती जवाब है। जब कश्मीर से मैंडेट मिला पीडीपी को, जम्मू से मिला बीजेपी को, ठीक, और मुफ्ती साहब का बहुत बड़ा विजन था, तो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट, उस वक्त और कोई ऑप्शन ही नहीं था। कोई ऑप्शन, एनसी थी, कांग्रेस थी, अरे आप सरकार बना सकते थे। खैर मुझे नहीं पता उस वक्त उनकी क्या स्ट्रेंथ थी एनसी कांग्रेस की, लेकिन अगर मुझे ये बताइए, अगर आप पीडीपी को वहां मगर के चक्कर में तो हमारा स्टेट से यूटी हो गया, 2 टुकड़े हो गए हमारे जम्मू कश्मीर। नेशनल कॉन्फ्रेंस इज रिस्पांसिबल। देखिए कैसे पीडीपी रिस्पांसिबल नहीं, नॉट एट ऑल, इसमें बिल्कुल नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार बनाई बीजेपी के साथ, जिन्होंने मौका दिया बीजेपी को यहाँ पे। देखिए उससे पहले बीजेपी के इसके साथ पीडीपी के बीजेपी के अकॉर्ड या उसके साथ वो सरकार बनाने से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस का उनके साथ नहीं थी सरकार।
फारूक साहब तब तो स्टेट नहीं टूटी, तब तो यूटी नहीं बनी, तब तो 370 नहीं टूटा, 35 नहीं टूटा। अब टूटा ना जब सरकार आपने जब सरकार बनाई। सुनो, मुफ्ती साहब जब तक थे तब तक जरूरत थी किसी की ये कहने की हम यूटी बनाएंगे? बनाई किसी ने यूटी? इसका मतलब महबूब मुफ्ती जो है काबिल नहीं है। कहाँ नहीं थी काबिल? अरे भाई 2019 में आपकी यूटी टूटी है तो महबूब मुफ्ती कौन सी चीफ मिनिस्टर थी 2019 में? ये तो 2019 में आपके स्टेट को तोड़ा गया। आस्ता आस्ता ही हुआ ना सब कुछ। अगर वो किया होगा उन लोगों ने किया होगा ना, महबूबा मुफ्ती ने तो नहीं ना किया। महबूबा मुफ्ती तो 2000 का तो महबूब मुफ्ती जी ने ही कैसे दिया? उसकी गवर्नमेंट गिरा दी थी, वो गवर्नमेंट से बाहर थी, नेशनल कांफ्रेंस सरकार में नहीं थी, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में बीजेपी एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स थी और उनका इलेक्शन में मैनिफेस्टो था 370 उठाने का, और यहाँ से भी कुछ लोगों ने सपोर्ट किया होगा। ठीक है, तो पीडीपी ने ही दी ना मौका, बीजेपी को पीडीपी ने दिया। पीडीपी ने। अच्छा, आज सीएम पीडीपी ने ही बनाया ना। अच्छा, आई एग्री विद यू। आप ये कह रहे हैं अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 52 एमएलए है ना, तो करें ना। अब 3 एमएलए से तो उनकी बात मतलब आप मानते हैं कि पीडीपी आज जो जम्मू कश्मीर की हालत है वो पीडीपी ने की है? जो जम्मू मतलब आप मानते हैं जम्मू कश्मीर की जो बेहतर हालात बने, जम्मू कश्मीर को लोगों को जीने का मौका मिला, जम्मू कश्मीर में लोगों को मसाइल हल करने का मौका मिला, तहसील मांगी डिस्ट्रिक्ट मिला, स्कूल मांगा कॉलेज मिला, कॉलेज मांगा यूनिवर्सिटी मिली, ये लोगों को देन पीडीपी का है जो सोच भी नहीं सकते। एहसान किया लोगों बिल्कुल किया, बिल्कुल पीडीपी ने एहसान नहीं किया। आप देखिए शाहदरा यूनिवर्सिटी आपकी, कितने मुल्कों लोग बच्चे वहां आके पढ़ते, ये यूनिवर्सिटी जो इन्होंने दी। कश्मीर की जनता पे एहसान किया क्या? क्यों नहीं किया? पीडीपी ने एहसान किया, बिल्कुल किया, बिल्कुल किया, और आगे भी इंशाल्लाह जब तक वो 2 हैं 3 हैं 4 हैं 10 हैं इंशाल्लाह करते रहेंगे। चलिए, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। थैंक यू। तो जमात अली शाहीन साहब हमारे से बात कर रहे थे, पीडीपी नेता कंगन से इन्होंने इलेक्शन लड़ा था और दूसरे नंबर पे आए हैं, जहां से मेहर अली साहब, जो मियां मेहर अली अभी असेंबली में जो है वो बात करते हैं अपनी। आपकी इस पे क्या राय है? अभी अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शहर इंडिया। बीएन हायर सेकेंडरी स्कूल जो कि सुजवा रोड जम्मू में स्थित है, अब इसमें 2025 और 26 की बैचेस की एडमिशन शुरू हो चुकी है। अगर फैसिलिटी की बात करें तो यहाँ पे आपको मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट स्ट्रीम, हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, डेडिकेटेड फैकल्टी, नॉमिनल फी स्ट्रक्चर, फी कंसेशन फॉर सिबलिंग्स एंड सिंगल गर्ल चाइल्ड। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो स्मार्ट क्लासरूम्स, कंप्यूटर लैब्स, 24/7 सीसीटीवी सर्विलेंस, स्पेशियस प्लेग्राउंड और हॉल, लाइब्रेरी फैसिलिटी, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ साथ हिंदी, उर्दू, दीनिया टीचिंग भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो अगर आप लोग भी अपने बच्चों की एडमिशन यहाँ पे कराना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए। Myself Asya Shubir Bande, Principal BN Higher Secondary School, Sujwan, Jammu. This school was established 22 years ago under the chairmanship of Engineer Abdul Ghani Kohli. Good morning to all of you. My name is Azimul Haq and I am the student of this school from class 12th from art stream and also I am the president of the school. मैं यहाँ पर प्राइमरी से एजुकेशन जो है वो लेता आ रहा हूँ। Hello, myself Ulfat Jahan. I study in class 10th A. I have been studying here from nursery class. I gain a lot of knowledge here because all the teachers are very cooperative, efficient and dedicated here. We have well furnished labs for practical and auditorium hall for cultural functions. और न्यू कमिंग सेशन में हमने हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी अब बच्चों के लिए 6 से लेकर 12 तक हम गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए हॉस्टल फैसिलिटीज़ जो है वो भी हम अवेलेबल कर रहे हैं। मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप स्कूल में ज़रूर विज़िट करें। न्यू कमिंग जो हमारा एडमिशन का जो सेशन आएगा, आप ज़रूर आएँ। हर बच्चे का राइट है एजुकेशन लेना और वो एजुकेशन का राइट BN हायर सेकेंडरी स्कूल आपको प्रोवाइड करेगा। At BN School, we offer quality education with a reasonable fee structure, making it affordable even for our weaker sections.